नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, मनोविज्ञान की आधारशिला बनाने वाला चैप्टर थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत और पावलोव का सिद्धांत। अगर इन तीनों चैप्टर को, तीनों सिद्धांत को पढ़ लिया अच्छे से तो एग्जाम सीटेट का अपने आप क्लियर हो जाएगा। आने वाले 15 से 20 मिनट आप अपने कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो में गुजारिए और एग्जाम में 4 चांद लगाइएगा। हेडिंग डालिएगा थॉर्नडाइक। शिक्षक शिक्षिका अगर ईमानदारी से बनना है तो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी केवल टीचर वैकेंसी की बात करता है, शिक्षक शिक्षिका बनाता है। सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से। थॉर्नडाइक को हेडिंग में डालिएगा, यानी क्या आपको थॉर्नडाइक का सिद्धांत अच्छे से आता है। मैंने बहुत अपग्रेड किया है, इतना ज्यादा हमने अपग्रेड किया इस बार कि आप सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। और याद रखिए, लास्ट में हम क्वेश्चन भी करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए सुपर फास्ट में देखिएगा कि थॉर्नडाइक क्या है। तो पहले परिचय 3 शब्दों में ले लेते हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पॉइंट बनते हैं। कहता है कि थॉर्नडाइक कौन है। थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, यानी अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। हर क्वेश्चन को नोट्स में स्टार बना के लिखना है, ठीक है, जैसे आपको लिखना है, क्योंकि आप रिवीजन उसको, रिवाइज उसको मार पाए। थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। दूसरा, पशु मनोवैज्ञानिक हैं। ये कौन है? ये दोस्तों पशु मनोवैज्ञानिक हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो ये दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछा गया, इसको ट्रिपल स्टार में लिखिएगा दोस्तों, कि यह प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि मनोविज्ञान में प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है, तो आंसर जाएगा दोस्तों थॉर्नडाइक चला जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, यहां पर सबसे पहला पॉइंट, आपने 3 पॉइंट लिखे होंगे। नेक्स्ट में पहला पॉइंट ये आपको लिखना है, हेडिंग बना के थॉर्नडाइक को, और लिखना है भैया कि मनोविज्ञान में अधिगम के सबसे पहले नियम किसने दिए। तो जब सबसे पहले अधिगम के नियम की बात करें तो वहां थॉर्नडाइक मारिए। इसीलिए तो यह प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। इसीलिए दोस्तों प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं, क्योंकि इन्होंने अधिगम में सीखने के सबसे पहले नियम दिए। क्वेश्चन में आता है, हमेशा आता है, आगे भी आता रहेगा, कि सबसे पहले सीखने के, लर्निंग के, अधिगम के नियम किसने दिए हैं, तो वो दिए हैं थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 स्लाइड बहुत जरूरी हैं। एक तो इनकी 2 पुस्तक पूछी जाती हैं एग्जाम में, और एक तो यहां से 2 पॉइंट और पूछे जाते हैं। कहता है कि ये बताओ कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में, यानी क्वेश्चन में आता है कि कौन सी पुस्तक में अपने सिद्धांतों को थॉर्नडाइक ने समाहित किया है। तो स्टार बना के लिखिएगा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये एक हो गया क्वेश्चन, यहां से बुक हो गई भैया। तो बुक क्वेश्चन में पिछली बार भी आई थी कि शिक्षा मनोविज्ञान किसकी पुस्तक है, तो ये थॉर्नडाइक की है। तो थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले सीखने के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। तो नोट किया जाए, फटाफट नोट किया जाए, वीडियो तेज है तो रोक कर लें। अब देखिए यहां पर स्टार बना के लिखना है कि जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि भाई क्या जाना जाता है, कौन सी थ्योरी है, कौन सी लर्निंग थ्योरी, तो थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांतों की बात कर रहा है, नोट किया जाए। अब शिक्षा मनोविज्ञान की मैंने बात करी है, तो उसको एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो 2 पुस्तक लिख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हैं। 2 स्टार बना के लिखिएगा कि थॉर्नडाइक की 2 पुस्तक। अब थॉर्नडाइक की 2 पुस्तक, एक तो हो गई भैया शिक्षा मनोविज्ञान, क्या हो गई, एक तो हो गई शिक्षा मनोविज्ञान हो गई, जिसको हमने कहा एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप एजुकेशन साइकोलॉजी के नाम से जानते हो। चाहे आप इंग्लिश में लिख लो तो स्टार बना के एक पुस्तक ये लिख लो और एक पुस्तक ये लिख लो, एनिमल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन में ये भी आया है, एनिमल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है, तो आंसर होगा थॉर्नडाइक। एजुकेशन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो आंसर होगा थॉर्नडाइक। ठीक है, यह पुस्तक थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कमेंट एक प्यारा सा जरूर छोड़ देना कि जो भी नया परिवार हमारा जुड़ा है, हर बहन, हर भाई, हर शेर, हर शेरनी, हर गृहिणी, घर बैठे तैयारी कर सकते हो। कोई भी एग्जाम के लिए आप
पेड कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं। मैं वादा करता हूं कि जाने कितने शिक्षक शिक्षिका बन के चले गए हैं, सरकारी विद्यालय में समर्पित हो चुके हैं गुरुजी वर्ल्ड के। अगला नंबर आपका, अगर यहां पे भी पेड कोर्स लिया आपने, बिल्कुल फ्री में सारे सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं, आने वाली वैकेंसी के लिए भी बिल्कुल फ्री में आपको सारी चीजें, ठीक है। तो बने रहिए साथ में। आप अगर आप नए हैं तो नीचे अपना जिला कमेंट जरूर करें। बहुत बढ़िया। देखिएगा दोस्तों, थॉर्नडाइक के सिद्धांत से 4-5 चीजें और आती हैं। कहता है पिछली बार जो एग्जाम में आया था, उसके भी पिछली बार एग्जाम में ये 2 सिद्धांत बहुत ज्यादा पूछे गए थे। क्या पूछे गए थे कि मनोविज्ञान में संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, मनोविज्ञान में संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, बच्चा परेशान। अब समझिएगा, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। थॉर्नडाइक लिखिएगा, इस यहां पर हेडिंग बना के ऐसे आप लिख लीजिएगा, थॉर्नडाइक लिखना और थॉर्नडाइक के नियम के उपनाम लिखना। कैसे बनाओगे, थॉर्नडाइक सिद्धांत के अन्य नाम या थॉर्नडाइक सिद्धांत के उपनाम, ऐसे हेडिंग बनाइए, लिखिएगा और उनमें एक एक लाइन खींचिएगा। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक के नियम को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि जब भी हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत हम जरूर पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या त्रुटि का सिद्धांत ही है, एक ही बात है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो भूल की जगह त्रुटि आ गया है और प्रयत्न की जगह प्रयास आ गया है, तो कोई समस्या नहीं, वो तो बात तो एक ही है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये तो आप कतई नहीं भूल सकते हो। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन को हम यस कहेंगे क्या, अनुक्रिया को हम आर कहेंगे क्या, एसआर थ्योरी किसने दी है, तो आंसर आ जाएगा भैया यहां पर उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का जो सिद्धांत है वो दिया है हमारा थॉर्नडाइक ने। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। कैसे याद करोगे, जब कोई चीज प्रयत्न करोगे, भूलोगे आप, जब तैयारी, ये तो सारी, ये तो हर बच्चा जानता है क्योंकि ये तो नाम ही है इनके, ये 3 चीजें आपको नहीं भूलनी है। तो यसार थ्योरी और सबसे ज्यादा जो ये पूछे जाते हैं आप कैसे याद करोगे, देखो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, प्रयत्न किया फिर भूले, फिर प्रयत्न किया फिर भूले, फिर प्रयत्न किया फिर भूले। आप एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको आ जाएगी वो चीज, ठीक है। ऐसे ही प्रयास किया फिर गलती की, प्रयास किया फिर गलती की, फिर एक ना एक दिन आप उन चीजों को याद कर ही लेंगे, वो चीजें आप आई जाएंगी। एक बार साइकिल चलाई फिर गिरे, एक बार साइकिल चलाई फिर गिरे, दूसरी बार चलाई फिर गिरे, ठीक है, एक बार फिर आ ही जाएगी। अब ये सीखने की प्रक्रिया को संयोजनवाद, मतलब हमने अपने दिमाग में संयोजन बना लिया, हमने अपने दिमाग में अपने साथ में संबंध बना लिया, साइकिल और या फिर किसी भी चीज को सीख रहे हैं तो संबंध बना लिया। तो संबंध संयोजन जब भी आए, प्रयास और प्रयत्न जब भी आए, भूल और त्रुटि जब भी आए, तो हमें एक ही आंसर दिमाग में लगाना है, थॉर्नडाइक लगाना है, ठीक है। ये लिख लिए। चलिए अब प्रयोग की बात करेंगे, उसके बाद हम गौड़ नियम, मुख्य नियम को देखेंगे जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। कहता अभ्यास का नियम क्या होता है, तत्परता का नियम क्या होता है, प्रभाव का नियम क्या होता है, ये सारी चीजें इंग्लिश और हिंदी में देखेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे क्या, क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डालेंगे यहां पर प्रयोग, अभी लिखना नहीं है, इसके बाद अभी तुरंत पेन रख दीजिएगा, अभी समझिएगा। अब ये थॉर्नडाइक का जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत था, उसमें क्या था कि एक बिल्ली को बंद कर दिया गया एक पिंजड़े में, एक बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया गया, और बिल्ली दोस्तों कैसी थी, भूखी बिल्ली थी। अब इस पिंजड़े में एक लीवर लगा हुआ था। प्रयोग किस पर किया गया, क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि पावलोव ने प्रयोग किया है कुत्ते पर, तो बताओ थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया है, बिल्ली पर किया है। या थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया है, तो बिल्ली पर किया है। पावलोव ने किस पर किया है, तो कुत्ते पर किया है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। पावलोव कहां के हैं, रशियन मनोवैज्ञानिक, और थॉर्नडाइक कहां के हैं, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। अब बात आती है कि पावलोव की बात यहां पर नहीं, बात है बिल्ली की। थॉर्नडाइक की जो बिल्ली है वो कैसी है, भूखी बिल्ली है। प्रयोग है बिल्ली पर। महत्वपूर्ण बात यह है, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि महत्वपूर्ण बात में पहली बात है कि जो बिल्ली है वो है बहुत भूखी है, मतलब उसको खाना चाहिए, ठीक है। और उसको जो है एक लीवर लगे हुए पिंजड़े में बंद कर दिया गया। उसके बाहर जो है क्या रख दिया है, उसके बाहर जो है मृत मछली को रखा गया है। क्वेश्चन में आ भी चुका है, मछली कैसी थी, मृत थी या जिंदा थी, तो मृत मछली है, बिल्ली भूखी है, प्रयोग बिल्ली पर है और बिल्ली पिंजड़े में है। बात क्लियर, बिल्कुल मुद्दे की बात समझिएगा, फालतू की बात नहीं, फालतू के ड्रामे नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि यह बताओ कि बिल्ली कौन है।
बिल्ली दोस्तों अनुक्रिया करता है, जिसको रेस्पॉन्स कहा जाता है। अनुक्रिया को रेस्पॉन्स कहा जाता है। तो जो अनुक्रिया करेगा वही दोस्तों आर होगा, वही अनुक्रिया करता होगा। यानी बिल्ली जैसे ही लीवर पर, अंदर एक लीवर लगा हुआ है, लीवर पर एकदम से पंजा मारेगी तो एकदम से दरवाजा खुलेगा। जैसे आप, कोई आता है घर में तो आप जाते हो, खटखटाता है कोई गेट बाहर से, आप अंदर से कहते हो कौन, ठीक है, बोला फला फला मैं हूं। आप जाते हो कि मैं भैया आ रहा हूं 1 मिनट में, या आ रही हूं 1 सेकंड में, ठीक है, या कह रहे हैं नहा रहे हैं, नहा रही हूं, बस रुको 1 मिनट में आ रहे हैं, तो आप जाते हो, दरवाजा खोला और अंदर बुलाया, ठीक है। इसी तरीके से बिल्ली ने क्या करा, बिल्ली के अंदर एक लीवर, यहां पर बिल्ली के पिंजड़े के अंदर लीवर लगा हुआ है, और वो सीखती है कि भैया बाहर जो रखी हुई मछली है ये हमें कैसे मिलेगी। तो यही दोस्तों मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एग्जाम में पूछा है कि भाई बिल्ली क्या है, तो अनुक्रिया करता है, और जो आपकी मृत मछली, जो इसका भोजन रखा हुआ है, जो भोजन है ये उद्दीपन है, स्टिमुलस है, ये मृत मछली है। तो ठीक है, तो उद्दीपन कौन है, मृत मछली, अनुक्रिया करता कौन है, बिल्ली। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि यह उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है, यस आर थ्योरी कहलाता है। इसीलिए तो कहा गया कि यस उद्दीपन है और आर अनुक्रिया करता है, आर बिल्ली है, यस आपकी मछली है, इसीलिए इसको थ्योरी को कहा गया यस आर बॉन्ड। बोलो बात क्लियर। अब देखिएगा, इसको समझ लेते हैं। कई बार बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रियाएं करती है, उछल कूद करती है, पहले घूमती है, उछल कूद करती है, और बाद में देखती है कि भाई इसको खाने को कैसे मिला, यानी कैसे मिले, भाई कैसे खाना मिले जिससे हमारी भूख मिटे, ठीक है। तो बिल्ली जो है कई क्रियाएं करती है। अचानक लीवर पर पैर पड़ जाता है, अचानक वो कूद रही होती है, उसको नहीं पता, अचानक पैर पड़ गया, और लीवर पर जैसे ही पैर पड़ा दरवाजा खट से खुल गया, और दरवाजा खट से अगर खुला तुरंत वो बाहर निकली, मछली उसको प्राप्त हो गई, उसने भोजन किया और अपनी भूख को मिटाया। समझिएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि पंजा मारा, लक्ष्य प्राप्त किया। लक्ष्य क्या था, लक्ष्य उसका था भोजन। भोजन में क्या था, मृत मछली खाया और अपने पेट की भूख को शांत किया। अब जितनी बार वो बंद की जाती है पिंजड़े में, अब वो ये देखती है कि अरे इस पर पैर मारेंगे तो खाना मिलेगा। तो उसको पता है, जैसे ही जब भी भूख लगती है और खाना बाहर देखा, उसने कहा लीवर पर पैर मारने से पिछली बार ऐसा ही हुआ था, लीवर पर पैर मारा और तुरंत पिंजड़ा खुला, खाना मिला। हर बार अब क्रिया वो दोहराती है। इसी सिद्धांत को यसार बॉन्ड कहा जाता है। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया प्राणी जब सीख जाता है तो अनुबंधन कहलाता है। अनुक्रिया के द्वारा, अनुक्रिया कौन करता है, अनुक्रिया करता, ये जब करता है, अनुक्रिया कर रही होती है, तो उसको पता है कि इसके करने से हमें भोजन मिलेगा, उद्दीपन को प्राप्त करता है, उद्दीपन है भोजन, मृत मछली है, इसी को अनुबंधन कहा जाता है। 3 सेंटेंस और सीखिएगा, फिर जानते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो नियम यहां से पूछा जाता है, एग्जाम में सबसे ज्यादा नियम पूछे जाते हैं। देखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं, मुख्य नियम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुख्य नियम से आते हैं। इसको अगर भूल गए तो थॉर्नडाइक को पढ़ना बेकार, ठीक है। चलिए, कक्षा में उपयोगिता जो होती है, क्वेश्चन में पिछली बार एक बार ये भी पूछा गया था, मतलब पिछली बार का मतलब है 3 साल पहले ये पूछा गया था। ये बताओ कि जो बच्चा है क्लासरूम में, उसको शुद्ध उच्चारण करवाया जाता है, वो किस सिद्धांत के अनुसार, पावलोव के सिद्धांत के अनुसार, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार, कोहलर के सिद्धांत के अनुसार, या पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। तो बच्चों को शुद्ध उच्चारण कराने के लिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत अच्छा है। अब तीनों पॉइंट लिख लीजिएगा बारी बारी से। बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए, क्योंकि इनके सिद्धांत में ही है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। बच्चों को त्रुटि, यानी बच्चों की जो त्रुटि है वो संभव होती हैं बिल्कुल, क्योंकि इनके सिद्धांत में ही है त्रुटि का सिद्धांत। बच्चा त्रुटियां करेगा, प्रयास करेगा, आगे बढ़ेगा। शुद्ध उच्चारण बालक इसी सिद्धांत से सीखता है, क्योंकि ये, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक जो है, एक इनकी समस्या भी है, एक समस्या भी स्टार में लिख लेना, क्वेश्चन आ सकता है पेडागोजी में, कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत बहुत धीमी गति से चलता है, क्योंकि बच्चा त्रुटि करेगा, बहुत देर लगती है इसमें, त्रुटि करेगा, फिर त्रुटि करेगा, फिर प्रयास करेगा, फिर त्रुटि करेगा। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है, सारी चीजें सीखता है, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगता है। तो ये भी लिख लेना, ठीक है। अब चलिएगा थॉर्नडाइक के नियम। दोस्तों, थॉर्नडाइक के नियम में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने कितने नियम दिए हैं। तो एरो बनाइए, एक में लिखिए मुख्य नियम और दूसरे में लिखिए गौड़ नियम। एक में लिखिए मुख्य नियम की संख्या 3 है और गौड़ नियम की संख्या 5 है।
तो सबसे पहले ये मुख्य नियम को तीनों को बहुत डीप में पढ़ लेते हैं। 3-3 लाइनें इतनी सरल हैं जो एग्जाम में एकदम से फटाक से पूछ ली जाती हैं, बच्चा कंफ्यूज, क्योंकि बच्चा तो केवल इतना रट के जाता है थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए और गॉड नियम 5 दिए, बस बात खत्म हो गई। अब इसके अंदर की बात आप जानिएगा, अंदर को कैसे हम लिखेंगे ये जानिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो क्लास 5-5 6-6 घंटे की है वो मैं आपको 20 मिनट में खत्म करा रहा हूं और पूरी शिद्दत के साथ A to Z, कोई शॉर्टकट नहीं है, सब कुछ समाहित है। थॉर्नडाइक इससे बाहर कुछ है ही नहीं, मतलब इससे ज्यादा थॉर्नडाइक कहीं किताबों में ही नहीं है, कहीं कोई भी किताब में नहीं है। अब देखिए मुख्य नियम की अगर मैं बात करूं तो मुख्य नियम की बात की जाए तो इसमें 3 नियम आते हैं, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है मुख्य नियम में 3 नियम आते हैं, गॉड नियम में 5 नियम आते हैं। क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है कि बताओ निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का मुख्य नियम कौन सा है कौन सा नहीं है, बताओ थॉर्नडाइक का गॉड नियम कौन सा है कौन सा नहीं है। अब नाम ही नहीं पता है तो भैया कैसे मारोगे? तो समझिए मुख्य नियम है 3। एक है प्रभाव का नियम, लर्निंग लॉज ऑफ थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है, ये प्राइमरी नियम भी कहलाते हैं, प्राथमिक नियम भी कहलाते हैं। लिख लेना कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम जो हैं ये प्राइमरी लॉ भी कहलाते हैं, प्राथमिक नियम भी कहलाते हैं, ठीक है। तो एक है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, एक है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, और एक है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये 3 नियम ऐसे रट लेना दोस्तों जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता है कि बताओ निम्नलिखित में एक नियम कौन सा नहीं है मुख्य नियम में, तो 3 तो दे देगा और एक नहीं देगा, उनके लिए तो बहुत आसान है, एक वो डाल देंगे गौड़ नियम का। तो वही दोस्तों आपको जानना है कि गौड़ कौन से हैं, उनके नाम क्या है, मुख्य कौन से हैं, उनके नाम क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा प्रभाव तत्परता अभ्यास में, अभ्यास में नीचे से चलूंगा, अभ्यास तत्परता फिर प्रभाव पढ़ूंगा। इतना सरल बना दूंगा कि आप कहोगे कि अरे हमें लिखने की और हमें याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन 2-2 लाइन लिख लेना। अभ्यास के नियम को हेडिंग बनाइएगा पहले, अभ्यास के नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। देखो नाम से ही मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नाम में इसी परिभाषा से ही मैं आपको रटा दूंगा। अभ्यास का नियम क्या होता है? जब आप चीज को करत करत अभ्यास, जड़मत हो तो सुजान, है ना, जब भी हम बार बार अभ्यास को करते हैं तो वो चीजें हम सीख जाते हैं। थॉर्नडाइक का नियम भी, ये अभ्यास का नियम मुख्य नियम में कहता है कि जब भी हम बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार किसी चीज को दोहराते हैं, पढ़ते हैं, तो वो हम चीजें जल्दी सीख जाते हैं। वही दोस्तों अगर हम दूसरी तरफ याद करना अगर हम छोड़ दें, बार बार दोहराना छोड़ दें, तो हम भूल भी जाते हैं। यही आंसर हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। लिख लेना, बार बार अगर हम अभ्यास करेंगे, बार बार दोहराएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, बराबर अभ्यास का नियम, इतना लिख लो। दूसरे में आ जाइए तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। तत्परता का नियम क्या है बेटा? कि थॉर्नडाइक का वह नियम जो हमें बताता है कि जब कोई प्राणी किसी भी कार्य करने के लिए तैयार है, जैसे बहुत तत्परता, एकदम से जज्बा, जज्बा नहीं होता है, अरे ये मैं करूंगा। क्लासरूम में किसी बच्चे से पूछा ये कौन करेगा, अरे सर मैं करूंगा। तो मतलब एक तैयार होने की एक ऐसी प्रक्रिया कि हमेशा तत्पर रहना। परिभाषा से ही आंसर निकालो कि जब भी कोई भी व्यक्ति, कोई प्राणी कार्य कर रहा होता है तो हमेशा आगे आना, अग्र रूप में अपनी भूमिका निभाना, तत्पर रहना, तो वही कहते हैं कि तैयार होता है या उस क्रिया को करने में उसे आनंद आता है, तो उस कार्य को वह जल्दी कर लेता है। अगर तत्पर नहीं होगा, अरे मैं नहीं करूंगा, मजा ही नहीं आएगा उसको करने में। और अगर कहेगा कि अरे मैं करूंगा, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, तो उसको आनंद आएगा, है ना। और जिस कार्य को करने में उसे रुचि नहीं है तो भैया उसका मन नहीं लगेगा। और जिसकी रुचि है, अब बन रहा है डॉक्टर बनने को, है उसका मन है डॉक्टर बनने को, और पिताजी ने कह दिया बन जाओ इंजीनियर, तो बताओ कैसे तत्परता आएगी? नहीं, ठीक है। चलिए प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक का यह नियम बताता है कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति का संतोष, व्यक्ति को जो संतोष मिलता है उससे वह बार बार करता है। उसे लगता है कि यह कार्य मेरे लिए बहुत आसान है और मुझे संतुष्टि, आत्म संतुष्टि मिलती है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को बार बार करने में मजा आए, उसे संतुष्टि की अनुभूति हो, तो वही प्रभाव का नियम है। यही तो मैं बता रहा हूं, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये तीनों नियम हमने बड़ी आसानी से पढ़ लिए। अब बात आती है गौड़ नियम की। गौड़ नियम को मैंने अभी बताया कि 5 नियम में बांटा गया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां मनोवृत्ति लिख लेना और यहां आंशिक लिख लेना, एक एक मात्रा गायब है, ठीक है। यहां बहु प्रतिक्रिया लिख लेना। अब देखिएगा यहां गौड़ नियम में देखा जाए तो बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या है?
मनोवृत्ति का नियम क्या है, आंशिक क्रिया क्या है, आत्मीकरण क्या है, सहचर्य क्या है, इनको भी देखना है। अधूरा ज्ञान खतरनाक है, इनके नाम तो कम से कम याद कर लो। तो एक एक मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसान है। जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, इतना सरल है, क्वेश्चन को हमेशा रटने की जरूरत नहीं, उसकी परिभाषा से ही आप जवाब निकालो। इस नियम का अभिप्राय यह है कि जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति अनेक और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं या प्रतिक्रियाएं करते हैं। यहां पर थोड़ा सा फॉन्ट गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है, समझिएगा बहुत सिंपल देसी भाषा में। बहु प्रतिक्रिया, बहुत बार प्रतिक्रिया, बहुत बार कार्य करना। अरे भाई, जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं तो हमें लगता है कि हमें इसको बार बार करना चाहिए। जो बार बार करने की जो प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है, वही बहुप्रतिक्रिया का नियम है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और दोस्तों अगला नियम है मनोवृत्ति का नियम। ध्यान दीजिएगा, जल्दी से लिखिए 2 लाइन, जल्दी से लिखिए 2 लाइन, फिर चलते हैं क्वेश्चन पर फटाफट फटाफट। मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। अब देखिए क्वेश्चन को ही यहां पर समझिएगा। इसमें मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है कि जब भी कोई कार्य हम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर जो अभिवृत्ति होती है, ध्यान दीजिएगा, हमारे अंदर जो मनोवृत्ति होती है, जैसे इस नियम का तात्पर्य यह है कि जिस क्रिया के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। मतलब ये कार्य हमें करना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए अगर अच्छा है तो ही मैं करूंगा, अगर नहीं अच्छा है तो नहीं करूंगा। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है, हमसे कोई कह रहा अरे ये पॉलिसी ले लो, ठीक है, तो मुझे अगर भरोसा होगा तो हम ले लेंगे, ये बीमा करा लो। अगर मेरा मन कह रहा है कि मेरा पैसा डूब जाएगा तो हम नहीं करेंगे। तो मनोवृत्ति का मतलब होता है कि जैसा हमारा दिमाग कहे कि भाई ये तुम्हारे लिए अच्छा है ना भाई धीरज, तुम्हारे लिए अच्छा है तो तुमको करना चाहिए, और अगर नहीं अच्छा है तो भाई पता है कि इसमें खतरनाक चीजें हैं, कुछ चीजें हमें झेलनी पड़ सकती हैं, नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसलिए नहीं करेंगे। तीसरा आता है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। आंशिक क्रिया का नियम क्या है बेटा? देखिए आंशिक का मतलब होता है पूरा नहीं बल्कि थोड़ा। आंशिक का मतलब क्या होता है? पार्शियल, पार्ट पार्ट में, छोटा छोटा। इस नियम का, भाई पार्ट माने होता है अंग, पार्ट माने क्या होता है? पार्ट माने होता है भाग, पार्ट माने होता है छोटा। आंशिक का मतलब होता है इस नियम का अनुसरण करके हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे छोटे छोटे अंगों या भागों में विभाजित कर लेते हैं। मतलब कोई बहुत बड़ी समस्या है, उसको हम छोटी छोटी समस्या में तोड़ के हम उसको विभाजित कर लेंगे। इस प्रकार का जो विभाजन होता है, इस प्रकार का जो विभाजन कार्य होता है वो सरल और सुविधाजनक बना देता है। अब कोई बड़ी समस्या है, उसको छोटे छोटे पार्ट में अगर आप सीखोगे तो आप कहोगे कि सर मजा आ गया, आनंद आ गया, और एकदम से सीखना चाहोगे तो चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। यही आंशिक क्रिया का नियम है। आत्मीयकरण और बनता है सहचर्य। 2 नियम और बचते हैं, इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। आत्मीयकरण का जो नियम होता है मेरे लाल, वो क्या होता है समझिएगा। आत्मीयकरण का जो नियम होता है, जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है, आत्मीयकरण मतलब नई समस्या का आना। आत्मीयकरण में क्या होता है, जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व के अनुभव एवं प्रयत्नों को स्मरण करता है और उनसे तुलना करता है कि उसके अनुसार क्रिया कर समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। मतलब जब नई समस्या आती है तो वो अपने एफर्ट्स को और लगाता है, और जो पहले सीखा है उसने, उसके आधार पर चीजों को एक नए एफर्ट्स में बदलता है। कहता है भाई ये नई चीज है कुछ, इसको तो सॉल्व करना ही करना है दोस्तों, तो और दम लगाता है। तो यही आत्मीयकरण का नियम है, नोट कर लीजिए 2 लाइन। और लास्ट है सहचर्य का नियम। सहचर्य का नियम दोस्तों क्या है समझिए। अधिगम के गौड़ नियम का अंतिम या 5वां नियम सहचर्य परिवर्तन का नियम है। इस नियम के अंतर्गत प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में किया जाता है। मतलब सहचर्य का मतलब ही होता है कि किसी भी आप चीज का ज्ञान ले लो और उसका प्रयोग दूसरी परिस्थिति में कर दो। सहचर्य का मतलब ही यही होता है। सहचर्य का मतलब होता है कि इसके अंदर आप ज्ञान तो ले लो लेकिन उसका प्रयोग हर फील्ड में कर दो। मान लो आपको किसी एक फील्ड की नॉलेज है, आप उसको 4 फील्ड में लगा दो,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप मल्टी टैलेंटेड कहलाओगे। तो सहचर्य का नियम यह है कि प्राप्त ज्ञान का उपयोग अनेक परिस्थितियों में करना ही सहचर्य है, और यह अंतिम या पांचवा नियम कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन फटाफट। पहला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? तो थॉर्नडाइक मैंने आपको बताया कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, एक पशु मनोवैज्ञानिक हैं और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी हैं। चैनल पर कुछ बहनों ने, कुछ भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्हें थोड़ा सा ये जरूर लगता होगा कि हो सकता है ये प्लेटफॉर्म नया हो। बेटा, कई लाख बच्चे यहाँ से निकलते हैं, और उम्मीद करिए कि आने वाला नंबर अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे और ईमानदारी से हम अपनी मेहनत अपने बच्चों में लगाएंगे तो हमारे बच्चे जरूर सफल होंगे। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि एक भी पैसा लिए बिना बच्चों को एक सरकारी विद्यालय में समर्पित करना। हर शेर हर शेरनी नीचे मैंने हर प्लेलिस्ट को मेंशन कर दिया है, सारे नोट्स आप बना सकते हो। आपके अंदर इतने एफर्ट्स हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते, मतलब कुछ भी आप वैसे वाले जो खरीद कर जो है उनसे आप नहीं कर पाएंगे जितना आप यहां से स्कोर ले पाएंगे। रियलिटी बता रहा हूं दोस्तों, ये आप मानिए, क्योंकि आप यहां तक आए हैं तो आपके माँ बाप ने इतना ज्यादा पढ़ा के मल्टी टैलेंटेड हैं आप अपने ऊपर जब विश्वास नहीं करते ना तब चीजें बिखरती हैं। सबसे ज्यादा अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए, मुझसे भी ज्यादा अपने ऊपर विश्वास करिए दोस्तों। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम बताए? तो 3 हो जाएंगे, और अगर मुख्य नियम ना होता, गौड़ नियम हो जाता तो क्या हो जाता? तो 5 हो जाता। अगला, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया है? तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग पर बिल्ली का प्रयोग किया है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कौन सा सिद्धांत दिया है? तो बताइए, बुद्धि में अगर देखा जाए तो बुद्धि हमने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया? नीचे प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, हो सकता है पढ़ा दिया हो और अभी पढ़ाएंगे। बुद्धि की जब भी बात करेंगे तो उसमें भी थॉर्नडाइक का नियम आएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये नियम आपको इस वीडियो में नहीं मिला है, लेकिन इसको लिख लीजिएगा। बहुकारक का सिद्धांत, तो इसी बहुकारक को कहा जाता है परमाणुवादी सिद्धांत। ठीक है, परमाणुवादी सिद्धांत कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा थॉर्नडाइक का सिद्धांत है? गेस्टाल्टवाद, क्लासिकल थ्योरी, मनोविश्लेषण। क्लासिकल थ्योरी याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है क्लासिकल थ्योरी किसकी है? पावलोव की है। गेस्टाल्टवाद जानते हो, कोहलर और बर्दाइमर। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड। और प्रयत्न का भूल का सिद्धांत क्या हो जाएगा? ये थॉर्नडाइक। अगला, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? तो पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यह कहा जाता है थॉर्नडाइक को। सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए? बताइए, सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए दोस्तों? तो मैं कहूंगा कि सीखने के नियम देने वाले मिस्टर थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? कमेंट कीजिएगा। उद्दीपन अनुक्रिया का मतलब है एसआर, तो थॉर्नडाइक। एसआर का सिद्धांत किसने दिया? एसआर बॉन्ड किसने दिया? मिस्टर थॉर्नडाइक। अधिगम का बंध का सिद्धांत किसने दिया? बंध का मतलब है संयोजनवाद और संबंधवाद, तो बंध का सिद्धांत किसने दिया? ये भी लिख लीजिएगा, तो मिस्टर थॉर्नडाइक। भाई थॉर्नडाइक की वीडियो है तो थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौड़ नियम दिए हैं? तो जब गौड़ नियम की बात करेंगे तो 5 आ जाएगा। चित्रात्मक तरीके से आपको सबसे पहले अपनी हेडिंग बना लेनी है कॉपी और पेन लेकर, कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। नोट कीजिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत हेडिंग बनाने के बाद सबसे ज्यादा 2 फैक्ट आते हैं। हम फैक्ट तो पता कर लेते हैं, लेकिन हमसे जब एग्जाम में पूछ लेता है कि ये किसकी पुस्तक है तो बच्चा परेशान। यह कह देता है कि यह बताओ कि शुद्ध उच्चारण करने में कौन सा सिद्धांत मनोविज्ञान का सबसे उपयोगी है, तो बच्चा परेशान। समझिएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो हेडिंग बनाई है उसमें सबसे पहला फैक्ट है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन को दिया किसने है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर बीएफ स्किनर थे। याद रखिएगा, कहां के हैं? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। और दोस्तों कौन? बीएफ स्किनर। किसके प्रवर्तक? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रवर्तक हैं। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है बीएफ स्किनर ने दिया है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि क्या केवल चूहे पर ही प्रयोग किया है? सारे डाउट्स क्लियर होंगे। दूसरा फैक्ट देखिएगा, स्किनर साहब से इतना ज्यादा क्वेश्चन आया है, हर बार हर साल आता है, कभी थॉर्नडाइक पूछ लेता है, कभी पावलोव पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, हर मनोवैज्ञानिक आपको याद रखना है कि किस देश से संबंधित है, तो प्रोफेसर स्किनर अमेरिका से संबंधित है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो भी अमेरिका में आएगा वो मार देना। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3 देखिएगा और 4। उसके बाद बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम आपको चीजों को समझाने की बात करेंगे। सबसे फैक्ट जो आता है, कहता है कि इन्होंने कहां कहां प्रयोग किए।
इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए अनेक पशु पक्षियों पर प्रयोग किए। आपको मैं बता दूं, उसमें बहुत सारे पशु पक्षी थे, बहुत सारे, लेकिन सर्वमान्य अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, तो स्किनर ने सफेद चूहे व कबूतर पर प्रयोग किए। चूहा तो बताते हैं, लेकिन कौन सा चूहा? सफेद चूहा। थॉर्नडाइक में बिल्ली तो बताते हैं, लेकिन कैसी बिल्ली? भूखी बिल्ली। थॉर्नडाइक में मछली तो बताते हैं भोजन के लिए, लेकिन कैसी मछली? मृत मछली। तो आपको मैं बता देता हूं कि स्किनर ने जो प्रयोग किए वो चूहे पर और कबूतर पर। चूहे की बात की जाए तो सफेद चूहे पर सर्वाधिक प्रयोग किए। ठीक है, सर्वाधिक की बात कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। पांचवा फैक्ट आपको यह लिखना है कि भाई स्किनर की जो किताब है वो कौन सी है। स्किनर की जो किताब है वो कौन सी है? तो एक किताब अगर देखी जाए, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया, नहीं पढ़ाया सारे सिद्धांत पढ़ लो, 10-10 मिनट के हैं दोस्तों। 30-40 मिनट में तो आप मनोविज्ञान को तो उखाड़ के फेंक दोगे। हर शेरनी से कहता हूं कि अगर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सिलेक्शन लेना है, शिक्षक शिक्षिका बनना है, A to Z पूरी तरीके से बिना शर्त के मेथड को पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाखों बच्चे यहां से शिक्षक शिक्षिका बन के गए हैं और गुरुजी वर्ल्ड आने वाला परिवार यानी आप सभी का इंतजार कर रहा है कि आप कब विद्यालय में समर्पित होते हो। तो अगला नंबर आपका, सब्सक्राइब कर लें। स्किनर की किताब है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग किसकी किताब है? तो स्किनर की है, नोट कीजिएगा। टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग किसकी है? प्रोफेसर स्किनर की किताब है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि प्रयोग से पहले, भाई सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो प्रयोग भी किया है चूहे पर, कबूतर पर। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम कई नामों से जाना जाता है। आपको मैं बता दूं कि स्किनर सिद्धांत को आपको इस तरीके से लिखना है, आपको हेडिंग बना लेनी है। क्या हेडिंग बना लेनी है फटाफट कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है वो किन नामों से जाना जाता है? तो एरो बनाइए, आरएस थ्योरी, दूसरा कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। और ये कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत ये किसके नियम पर आधारित है? ये थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। याद रखिएगा, जो स्किनर का सिद्धांत आया है ना दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है कि स्किनर का सिद्धांत जो है वो किसकी जगह आया है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो आया था ना, थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उसकी जगह आया है। उसमें एक सिद्धांत था मुख्य नियम में, कौन था? प्रभाव का नियम था। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि जो स्किनर का नियम है वो किस सिद्धांत की वजह से आया? तो थॉर्नडाइक की सिद्धांत की वजह से आया। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी इसी नाम को कहते हैं। क्रिया प्रसूत के नियम को यहां पर आर थ्योरी आप करोगे तो बढ़िया रहेगा, आर थ्योरी या आरएस थ्योरी कुछ भी लिख लो। सक्रिय अनुबंधन के नाम से जानते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से जानते हैं, या क्वेश्चन में कह सकता है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया है। ये जितने भी क्वेश्चन है या फिर ये क्रिया प्रसूत का नियम ये कह दे कि भाई ये किसने दिया है, तो सबका आंसर एक रहेगा, स्किनर महोदय। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए बीएफ स्किनर की अगर हम बात करते हैं तो एक फैक्ट आपको जानना चाहिए कि बीएफ स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम कहते हैं। ये ऑलरेडी बताया। स्किनर का प्रयोग हुआ है चूहे पर और चूहा जो था वो बॉक्स में बंद था, ये आपको मैंने बताया। ठीक है, नहीं बताया तो नोट कीजिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को आर टाइप की थ्योरी कहा जाता है, ये नहीं बताया, ये तुरंत नोट कीजिएगा, क्योंकि आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स। अभी बताऊंगा, इसको हिंदी में कहते हैं अनुक्रियाकर्ता। और याद रखिएगा, अनुक्रिया इन्होंने आर माना है, स्किनर ने आर को इंपॉर्टेंट माना है, थॉर्नडाइक ने यस को इंपॉर्टेंट माना है। थॉर्नडाइक का स्टिमुलस है और इनका है आर। अब आगे समझिएगा कि स्किनर ने जो चूहे पर प्रयोग किया है ये कैसे किया है, तो 3 स्लाइड में 4-4 लाइनों में बताता हूं। इतना आसान है कि आप कहोगे अरे सर ये तो बिल्कुल एकदम से चिंदी सा था। देखिए, स्किनर ने अपने एक चूहे को बंद किया। अब चूहा यहां पर काला दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में दिखाने की कोशिश की गई है सफेद चूहा। हम पिक्चर में बंद नहीं कर सकते थे, लेकिन आसानी से बंद कर सकते थे, लेकिन मैंने किया नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, स्किनर ने सफेद चूहे पर अधिगम के प्रयोग किए। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स का निर्माण कराया, जो ये बॉक्स था। इनके खत्म होने के बाद स्किनर जब खत्म हो गए तो इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स नाम दिया गया। उनके शिष्य जो थे उन्होंने इसका नाम स्किनर बॉक्स दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जो अधिगम के प्रयोग किए वो सफेद चूहे पर किए और एक बॉक्स में इसको जो है चूहे को बंद किया। इस बॉक्स में घुमावदार मार्ग बनाए गए जिसमें चूहा दौड़ता और इस बॉक्स में यानी दौड़ लगाता है। इस बॉक्स में ऐसी अवस्था की गई कि लीवर के दबने पर भोजन प्राप्त हो सके। जैसे थॉर्नडाइक में बिल्ली जो है उछल कूद कर रही थी और लीवर पर अचानक पैर पड़ा
दरवाजा खुला, तुरंत मछली को खाया और अपना पेट भरा। समझ में आया? तो इसी तरीके से ऐसे जब भी घूमता है और एकदम से अचानक से लीवर पर पैर पड़ा और एकदम सटाक से दरवाजा खुला और बाहर रखा क्या, खाना उसको मिल गया। अब यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चूहा भी अंदर था, लीवर भी लगा था, और लीवर के दबने से एकदम से दरवाजा खटाक से खुलता है और भोजन को प्राप्त करता है। कौन? चूहा। जब चूहा बॉक्स की बात करें, जब चूहा बॉक्स में विभिन्न मार्गों में दौड़ लगाता है तो अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता है और लीवर दब जाता है। लीवर के दबने से उसको भोजन की प्राप्ति होती है, जो अभी अभी मैंने बताया। ठीक है, चलिए अब ध्यान देने वाली बात यह है कि चूहे के विभिन्न मार्गों से गुजरना एक अनुक्रिया है। यही पूछ रहा है रेस्पॉन्स, तो इसीलिए कहा जाता है इसको आर थ्योरी। मतलब जब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अनुक्रिया नहीं करेगा तब तक कैसे भोजन प्राप्त होगा? तो अनुक्रिया और उसे भोजन की प्राप्ति होना उद्दीपक। याद रखिएगा, अनुक्रिया जब भी वो कार्य करता है, दौड़ता है, कार्य करने की प्रक्रिया को, पद्धति को रेस्पॉन्स कहा गया, और जैसे ही भोजन प्राप्त होता है उसको स्टिमुलेट कहा गया। स्टिमुलेट, जिसको हम उद्दीपक कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि चूहे का विभिन्न मार्गों से गुजरना एक अनुक्रिया है और उसे भोजन की प्राप्ति होना एक उद्दीपक है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। याद रखिएगा, इसलिए इसको कहा जाता है अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। नोट कर लीजिएगा यहां पर, जिसको मैंने कहा था अनुक्रिया का मतलब है रेस्पॉन्स और यस का मतलब है उद्दीपक। तो यही लिखा है ना, आर्यस थ्योरी। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत यानी आर्यस थ्योरी का सिद्धांत यही है। चलिए, समझ में आया? अब यहां पर लास्ट फैक्ट देखिए क्या है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कहता है कि वहां पर भोजन था लेकिन यहां पर पुनर्वलन है। ध्यान दीजिएगा, पुनर्वलन एग्जाम में पूछे कि सबसे ज्यादा पुनर्वलन का यूज किसने किया। अभी लिखना मत, पुनर्वलन का यूज किसने किया, तो सबसे ज्यादा स्किनर ने किया। इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार, यानी ये क्वेश्चन आ सकता है, ये हिंदी में भी लिख के आ चुका है, ऑपरेंट बिहेवियर। तो क्रिया प्रसूत व्यवहार उद्दीपक पर आधारित ना होकर अनुक्रिया पर आधारित है, इसीलिए कहा जाता है ये आर टाइप की थ्योरी है। बोलो, अनुक्रिया इंपॉर्टेंट है या उद्दीपक? तो आपका आंसर होगा एग्जाम में अनुक्रिया। और अगर पूछ लिया जाए वहां पर थॉर्नडाइक में, तो आपका आंसर होगा उद्दीपक। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, उद्दीपक आपको थॉर्नडाइक में मारना है, अनुक्रिया आपको स्किनर में मारना है। यह बात दिमाग में बैठा लो। अब आपको मैं बताता हूं पुनर्वलन की पूरी हिस्ट्री। ध्यान दीजिएगा कि चूहा जो है, जब भी आप देखते हो कि ये जो चूहा है ये भोजन प्राप्त करने के लिए जब दौड़ता है तो अनुक्रिया कर रहा होता है, जिसको हमने रेस्पॉन्स कहा, जिसको हमने आर नाम दिया। ठीक है, जब रेस्पॉन्स की बात हुई तो मैंने कहा कि चूहा क्या है, तो अनुक्रिया करता है। भोजन क्या है, तो वहां पर थॉर्नडाइक के सिद्धांत में भोजन हुआ करता था उद्दीपक, जो मैंने यहां पर भी बताया। भोजन की प्राप्ति होना एक उद्दीपक है, लेकिन उद्दीपक इस सिद्धांत में नहीं माना जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, इस सिद्धांत में क्यों नहीं माना जाएगा उसका रीजन बताता हूं। क्योंकि स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत की जगह पर आया है और उन्होंने कहा है कि इस भोजन को पुनर्वलन कहा जाएगा। यही दोस्तों समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चूहा अनुक्रिया करता है, भोजन पुनर्वलन है। और वहां पर क्या था थॉर्नडाइक के सिद्धांत में कि भाई बिल्ली क्या है, बिल्ली क्या है, अनुक्रिया करता है, और मछली क्या है, उद्दीपक है। फर्क है ना? तो उद्दीपक और पुनर्वलन का फर्क हमने आपका यहां क्लियर कर दिया। तो जब भी एक बात चीज दिमाग में डाउट करे कि पुनर्वलन, तो हमेशा पुनर्वलन को आप कहां मारोगे? पुनर्वलन को आप हमेशा स्किनर के सिद्धांत में। ठीक है, चलिए, इसीलिए आपको आर टाइप के सिद्धांत को, आर टाइप की थ्योरी जाना जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, चाहे आप रेस्पॉन्स से आर टाइप याद कर लो, चाहे पुनर्वलन से याद कर लो। पुनर्वलन दो प्रकार के होते हैं और पुनर्वलन के जनक की बात भी करेंगे। पुनर्वलन एक नकारात्मक होता है, एक सकारात्मक होता है। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाएगा तो प्राणी क्रिया दोहराता रहेगा, अगर नकारात्मक दिया जाएगा तो प्राणी क्रिया नहीं दोहराएगा। जैसे अगर इसी बिल्ली की बात करें या चूहे की बात करें, तो पुनर्वलन जैसे दौड़ रहा है चूहा अंदर, और जैसे ही उसके लीवर के दबने से दरवाजा ना खुले और दरवाजा जो है उसके पैर पर गिर जाए और उसका दब जाए पैर। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा,
अगर लीवर खुल गया तो वो तो खाना प्राप्त कर लेगा, और अगर लीवर ना खुल के उसका पैर दब जाए, चोट लग जाए, तो वो जानता है कि इसमें कोई ना कोई खतरा है, इसलिए वो टच नहीं करेगा, तो इसलिए वो नकारात्मक है। दरवाजा खुल जाएगा तो सकारात्मक है, बार बार प्रयोग करेगा। पुनर्वलन की बात अगर की जाए तो पुनर्वलन जो है किसने दिया है, तो पुनर्वलन दिया है क्लार्क हल ने दिया है, जिसका नाम है सीएल हल। एग्जाम में आता है, मैंने हर बार ट्रिक में बताया है कि कैसे याद करोगे। तो बल आ रहा है, बल है, हल अगर चलाओगे तो बल लगाओगे, हल अगर चलाओगे तो बल लगाओगे, ये बात दिमाग में बैठा लो। स्किनर ने चूहे और कबूतरों पर प्रयोग किए। उसने चूहे को एक विशेष व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रिया के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्वलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, तो इसलिए क्लार्क हल का जो सिद्धांत है, पुनर्वलन का सिद्धांत, स्किनर ने खूब प्रयोग किया है, ये नोट कर लीजिएगा। और अंतिम स्लाइड में, 2 स्लाइड में हम देखते हैं क्या कि कक्षा में इसको कैसे प्रयोग किया जाए। इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन में आता है कि बताइए कि कक्षा में बालकों के शब्द भंडार में कौन सा मनोविज्ञान का सिद्धांत जो है उपयोगी रहेगा, तो स्किनर का। नोट कीजिएगा ये चारों लाइन। स्किनर के इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन करता है। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया छोटे छोटे पदों में विभाजित करके, ये तो सबसे ज्यादा आता है कि छोटे, कोई भी समस्या है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के अगर सीखी जाए तो भैया बताओ कौन से सिद्धांत पर, तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया, वीडियो लाइक कर लेना। स्किनर का मत है, अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में, GURUJI एक स्पेस WORLD, गुरुजी वर्ड को क्या कर लें, टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर ले, नीचे डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगी। सारी लिंक तुरंत फटाफट हर बहन हर भाई से कहना चाहूंगा, नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी, देखिए जाके नीचे जाके और एक एक चीज नोट कर लीजिए, मजा आ जाएगा। वीडियो हमने बिल्कुल सीरियल से बना के रखी है, देखिए। चलिए, स्किनर का मत है जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है, और संतोष की बात करें तो यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है, तभी एक अनुक्रिया करता बार बार चीजों को दोहराता है। इसमें पुनर्वलन को कहा गया है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट को बल मिलता है और अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि रेनफोर्समेंट जो है इंपॉर्टेंट है किसके सिद्धांत में, तो आपका स्किनर के सिद्धांत में। तो उठाइए कलम, उठाइए नोट्स, मेंटेन कीजिएगा, स्वर्णिम भविष्य को स्वर्णिम कलम से लिख डालिएगा। चैप्टर का नाम डालिएगा पावलोव का सिद्धांत। क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको अपडेट किया है, एकदम बेहतरीन उदाहरण, बेहतरीन चित्रात्मक तरीके से समझाएंगे, क्योंकि इस बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा रहने वाला है। अधिगम के सिद्धांत में आपको पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, मैस्लो, पियाजे यानी पियाजे मैस्लो को अलग से देखेंगे और कोहल वर्ग को अलग से देखेंगे, ब्रूनर को भी देखेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आगाज करेंगे, सबसे पहला जो सिद्धांत आता है पावलोव का सिद्धांत। आप इस वीडियो का प्लेलिस्ट पूरा देखना चाहते हैं तो नीचे दे दिया है, सारे सिद्धांत आपको मिल जाएंगे। बहुत शिद्दत के साथ पढ़ लो, 10-10 मिनट की वीडियोस हैं, एग्जाम में फतेह करना है तो कंसंट्रेशन बनाए रखिए। चैप्टर का नाम डालिएगा पावलोव का सिद्धांत और ऊपर डालिएगा व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम के सिद्धांत में अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। बेटा याद रखिएगा कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ही पावलोव का सिद्धांत है। क्वेश्चन यहां से नहीं पूछता, क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है। तो जो थोड़ा सा अपडेट मैंने इस चीज को किया है, ये जानिएगा कि एग्जाम में पिछली बार अच्छे क्वेश्चन आए थे, इस बार और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको शिक्षक शिक्षिका बनना है तो ईमानदारी से निःशुल्क कोर्स सारे सब्जेक्ट का प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें। पर्यावरण भी स्टार्ट करने वाले हैं या हो चुका होगा, अगर आप एग्जाम के पहले देख रहे हो, सारी प्लेलिस्ट को अपडेट, गणित, पर्यावरण, आपका CDP लेवल, हिंदी का पेडागोजी सेक्शन, सब कुछ। अब देखिएगा यहां पर आपको डाल लेना, जैसा जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आपको देख लेना है, लिख लेना अपने नोट्स में। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को कहा जाता है, पावलोव के सिद्धांत को कहा जाता है। इस सिद्धांत को दिया किसने है? मिस्टर पावलोव ने दिया है। प्रतिपादक कौन है? पावलोव है। 1904 में दिया है, जो रसिया के एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई मनोवैज्ञानिक ऑप्शन में नहीं है, कि भाई क्वेश्चन में आ जाता है कि पावलोव कौन थे। पावलोव एक शरीर शास्त्री थे। अगर ये वाला ऑप्शन आता तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जाएगा कि पावलोव कौन थे। पावलोव रूस के एक शरीर शास्त्री थे जिन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथियों पर प्रयोग किया। क्वेश्चन आ जाता है, हर बार पूछा गया है कि पावलोव साहब ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया। अब क्वेश्चन में ये आ सकता है कि कुत्ते पर प्रयोग तो किया है, लेकिन उसका जरिया क्या था?
यानी पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किस माध्यम से किया? पावलोव ने कुत्ते की लार ग्रंथियों पर प्रयोग किया, ये नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहां पर आपको क्या देखना है, पॉइंट में अनुकूलित क्रिया यहां पर लिख लेना है, अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो पावलोव है, इनके बारे में थोड़ा परिचय आपको बता देते हैं। ऐसे ही पावलोव लिखिए और ऐसे ही आपको एरो लगा लेने हैं। पावलोव जो साहब हैं, ये रूसी वैज्ञानिक पावलोव थे। कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया अभी पहले ही। 1904 में नोबेल मिला, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। कुत्ते पर प्रयोग किया था, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। लार ग्रंथियों पर प्रयोग किया। कुत्ते की लार ग्रंथियों के अलावा अगर देखा जाए तो वो संबंधित है पाचन क्रिया। तो क्वेश्चन यहां से भी बना है, स्टार बना के यहां पर लिख लीजिएगा कि भैया पावलोव ने पाचन क्रिया पर शोध किया है। एक पॉइंट ये भी बनता है, अनुबंधन का जनक कहा जाता है किसे? क्वेश्चन में हर बार पूछा गया है, हर साल आता है कि अनुबंधन का जनक मनोविज्ञान में किसे कहा जाता है? पावलोव को कहा जाता है। नोट कीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कर लेना। और टेलीग्राम पर सारा मैटर पाने के लिए टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, इंस्टा की भी दी है, सब जगह से जो है आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो छोड़ दें, पहले वो कर ले, पहले वीडियो वॉच करो। ठीक है, उसके बाद अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अब क्वेश्चन आ जाता है, यहां से ध्यान दीजिएगा, पावलोव सिद्धांत के नाम। अब ध्यान दीजिएगा, पावलोव सिद्धांत के जो नाम हैं वो कौन कौन से नाम हैं? अभी अभी हमने आपको बताया कि भाई अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया। अगर एग्जाम में आ जाए अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, आप तुरंत खट्ट से मार दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो यह भी क्या है? पावलोव ने दिया है। अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है, इसीलिए अनुबंधन का जनक कहा जाता है। अनुकूलन का सिद्धांत पावलोव ने दिया है। क्लासिकल थ्योरी बहुत बार एग्जाम में आया, क्लासिकल थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया। ये एक ही सिद्धांत है, इनके अलग अलग नाम है, सोनू मोनू चिंटू पिंटू, है ना? तो इस तरीके से नाम है, सिद्धांत एक है, सिद्धांत के नाम बहुत सारे हैं। अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत किसने दिया है? मिस्टर पावलोव ने दिया है। अधिगम का परंपरागत सिद्धांत अलग से देख लो तो भी पावलोव। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चिर सम्मक सिद्धांत किसने मनोविज्ञान में सिद्धांत दिया है? ये पावलोव ने दिया है। ये नोट कीजिएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। तो ये हमें लगता है कि आपने वीडियो को रोककर अपने पावलोव सिद्धांत के जो उपनाम है वो नोट किए होंगे। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से हम चीजों को बताने की कोशिश करते हैं यहां पर एक चित्र के साथ। ठीक है, सबसे पहले अनुबंधन की बात कर लेते हैं। जो अनुबंधन शब्द यूज हुआ है, हमने बार बार अनुबंधन शब्द को यूज किया है कि भाई अनुबंधन सिद्धांत, हमने बार बार कहा कि अनुबंधन के जनक, ये अनुबंधन क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है पेडागोजिकल सेक्शन में। अब देखिएगा, अनुबंधन से आशय क्या है कि पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। पावलोव को अनुबंधन का जनक माना जाता है, ये तो सब पता है। अब आप कहोगे ये सर नहीं समझ में आया, बिल्कुल सही बात है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार अभ्यास करने पर। मान लो किसी बच्चे को ABCD नहीं आती है, ABCD नहीं आती है, और ABCD ना आने पर उसकी माँ या उसका टीचर उसे पढ़ाता है या पढ़ाती है। थोड़े दिन बाद क्या होता है कि ABCD उसे आने लगती है। तो यही दोस्तों है कि बार बार जो पुनरावृत्ति है, अभ्यास है, अभ्यास करने से चीजें शार्प होती हैं। तो उसने, उस बच्चे ने जिसको ABCD पहले नहीं आती थी, अब उसको आने लगी है, तो मतलब ABCD के मध्य में उसने एक बॉन्ड बना लिया है, मतलब उसको आने लगी है। पहले और आज में बहुत अंतर है। ठीक है, तो यही जो बॉन्ड बना है, यही उसका संबंध जो बना है, यही उसका अनुबंधन कहलाया है। मेरी बात समझ गए ना? अब आपको और आगे बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, अभी जुड़े रहिएगा। पावलोव को क्या कहा जाता है? अनुबंधन का जनक माना जाता है। अनुबंधन क्या है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। अनुबंधन क्या है? जैसे क्या है, जैसे अगर किसी भी, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। देखिए, अनुबंधन की अगर बात की जाए तो कक्षा में प्रयोग, विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा बस्ता बंद कर लेना अनुबंधन ही है। छात्रों को पता है कि अगर जैसे ही घंटी बजेगी वैसे ही क्या होगा, वैसे ही दोस्तों आपका यहां छुट्टी हो जाने वाला है, और जैसे ही छुट्टी होगी वैसे ही हम स्कूल से भागते भागते घर पहुंच जाएंगे। तो आपका घंटी के साथ अनुबंधन है कि घंटी बजेगी, बस्ता बंद हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? अभी आगे बहुत से एग्जाम्पल आपको बताएंगे। 1904 में पावलोव को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो एक रशियन मनोवैज्ञानिक, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। बोलो क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
अब एक पॉइंट आता है कि सर आपने अभी अनुकूलित अनुक्रिया जो हेडिंग डलवाई ना, इसको समझ में नहीं आ पा रहा, यानी ये क्या है। अब ये क्या है ये समझिएगा। अनुकूलित अनुक्रिया अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। अस्वाभाविक उत्तेजना का मतलब होता है कि कोई चीज आपने देख ली और आपका मन चलने लगा। जैसे आपने एक इमली देख ली और इमली देखते ही खन आपके मुंह में पानी आ गया। आपने खट्टा चूरन देख लिया और आपके मुंह में पानी आ गया। आपने कोई भी ऐसी चीज देख ली जो आपको बहुत पसंद है और बहुत तेज जब भूख लगी होती है और आपको दिख जाए तो पानी आ जाता है। तो मतलब क्या है, वो अस्वाभाविक उत्तेजना है और उससे जो होने वाली क्रिया है वो स्वाभाविक हो जाती है, वास्तविक हो जाती है, जबकि मुंह में चीज गई नहीं है लेकिन फिर भी हो रहा है। जैसे एक बच्चा विद्यालय जा रहा है, रास्ते में हलवाई की दुकान पर मिठाइयां देखकर बच्चे के मुंह में लार टपकने लगती है। धीरे धीरे यह स्वाभाविक क्रिया बन जाती है। मेरी बात समझ रहे ना। कोई भी व्यक्ति अगर सामने से गुजर रहा है, रास्ते में उसको उसकी फेवरेट चीज अगर मिल जाए और उसको भूख बहुत तेज से लगी हो, तो आप लार अगर गिर जाए तो समझ लो देखते ही खन लार आ जाए, तो क्या है ये, यही अनुकूलित अनुक्रिया का बॉन्ड है। नोट कर लिया? ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। इससे उम्मीद है कि आप कोई भी चीज कहीं पर मात नहीं खाएंगे। ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको पावलोव का सिद्धांत, जो पिछले साल इस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा गया, जो यूसीएस यूसीआर में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इतनी जबरदस्त शानदार तरीके से आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा कि जिंदगी में चीजें आप भूल ही नहीं पाओगे, भूल पाओगे नहीं, भूलना चाहोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यूसीएस यूसीआर सीएस और सीआर का मतलब जानना चाहिए। एक फैक्ट, दो फैक्ट, तीन फैक्ट, चार ही फैक्ट हैं। ठीक है, ये सब बार बार रिपीट हुए। तो यूसीएस और यूसीआर का मतलब है कि अनकंडीशनल, अनकंडीशनल की बात करें, इसमें ईडी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। ठीक है ना। या फिर अनकंडीशनल की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यहां पर सीआर तो हमेशा सेम ही रहेगा, सीआर तो हमेशा सेम रहेगा। अब देखिए, सीआर में आपको कंडीशनल रेस्पॉन्स मिल जाएगा। रेस्पॉन्स का मतलब होता है अनुक्रिया या क्रिया। यूसीएस में क्या होता है, इसमें आपका रेस्पॉन्स होता है तो यस की जगह स्टिमुलस हो जाएगा, यस की जगह स्टिमुलस हो जाएगा, और सी की जगह कंडीशनल और यू की जगह अनकंडीशनल। बस इतना आपको याद रखना है। अब आते हैं सिद्धांत पर। देखिए बेटा, यूसीएस की बात की जाए तो यूसीएस क्या है, पावलोव ने जब प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया, पावलोव ने कहा कि भाई यूसीएस, जो यूसीएस है, जो स्वाभाविक है, स्वाभाविक, ध्यान दीजिएगा, स्वाभाविक पॉइंट को भोजन माना जाता है। स्वाभाविक स्टिमुलस को, स्वाभाविक क्रिया को हम यूसीआर कहते हैं और स्वाभाविक वस्तु को हम भोजन मानेंगे, यानी यूसीएस कहेंगे। तो जैसे ही भोजन रखा वैसे ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। तो स्वाभाविक भोजन भी है और स्वाभाविक ही लार आएगी, ये बात क्लियर है। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर। भोजन रखोगे तो लार आएगी। पावलोव ने क्या किया, भोजन रखा, लार आई। पावलोव ने क्या किया, भोजन रखा, तुरंत लार आई कुत्ते के अंदर, क्योंकि कुत्ते को पता है खाना आ गया है। ठीक है, पावलोव ने देखा कि भाई जैसे ही हम स्वाभाविक क्रिया को यहां पर दोहराते हैं, स्वाभाविक स्टिमुलस को देते हैं, स्वाभाविक रेस्पॉन्स मिलता है। यह बात क्लियर है। पावलोव ने अपने सिद्धांत में थोड़ा सा परिवर्तन किया कि भाई घंटी बजाई और तुरंत जो है 1 सेकेंड बाद खाना दे दिया। सुनिएगा, पहले भोजन दिया, तुरंत कुत्ते के मुख में लार आ गई, बात खत्म। घंटी बजाने के 1 सेकेंड बाद खाना रख दिया, यही वाली चीज। घंटी बजाई, भोजन दिया, फिर भी लार आई, तो मतलब है वो भी स्वाभाविक क्रिया। घंटी बजाई, खाना रखा, फिर भी लार आई, तो मतलब कुत्ते को पता चल गया है कि घंटी बजाने से खाना मिलेगा। और दोस्तों याद रखिए, थोड़ा सा परिवर्तन किया पावलोव साहब ने कि अब केवल घंटी बजाई और कुत्ते ने लार डालना स्टार्ट किया, तो मतलब वहां पर अस्वाभाविक वस्तु के साथ अस्वाभाविक क्रिया भी होगी। ठीक है ना, क्योंकि घंटी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या है, घंटी एक अस्वाभाविक पॉइंट है, घंटी अस्वाभाविक पॉइंट है, भोजन स्वाभाविक पॉइंट है। अस्वाभाविक के साथ अस्वाभाविक, स्वाभाविक के साथ स्वाभाविक क्रिया, यह चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा।
आप समझिए इस चीज को और थोड़ा शार्प करते हैं। लिख लिया केवल, अभी समझ में नहीं आया होगा बहुत अच्छी तरीके से, 90% बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। अब मैं समझाता हूं हिंदी में बहुत अच्छे से। पावलाव का जो प्रयोग हुआ, पावलाव ने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, इंपॉर्टेंट है जो अभी बताया। क्वेश्चन में स्टार बना के ये भी लिख लो कि पावलाव ने कितने चरणों में प्रयोग किया, तो 3 चरणों में प्रयोग किया। ठीक है, 3 चरणों में प्रयोग किया, उन्होंने 3 चरणों में प्रयोग किया। तो चलिए हम पहले चरण को देखते हैं जो अभी हम सीख के आए हैं। यही है दोस्तों, पहला चरण ये है, दूसरा चरण ये है, तीसरा चरण ये है। ये इंग्लिश में सीखा आपने, अब आइए हिंदी में सीखते हैं। पहला चरण, भोजन रखा लार आई। भोजन को स्वाभाविक उत्तेजक और स्वाभाविक अनुक्रिया लार को माना गया। स्वाभाविक उत्तेजक के साथ स्वाभाविक क्रिया ही होगी, ऐसा पावलाव कहते हैं। ठीक है, स्वाभाविक के साथ स्वाभाविक क्रिया होगी, ऐसा पावलाव कहते हैं। स्वाभाविक क्रिया भोजन है और स्वाभाविक उत्तेजक भोजन है, और स्वाभाविक क्रिया क्या है, यहां पर लार है। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई कि भोजन रखा लार आई, भोजन रखा लार आई, स्वाभाविक उत्तेजक के साथ स्वाभाविक क्रिया होगी। क्लियर बात है, कुत्ते को भी पता है। दूसरे में क्या हुआ, मैंने कहा घंटी बजाई, तुरंत 1 सेकेंड बाद भोजन रख दिया और फिर भी कुत्ते के अंदर लार आई। तो घंटी अगर एग्जाम में पूछे कैसा पॉइंट है, तो अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक उत्तेजक है। और उसके 1 सेकेंड बाद जो भोजन रखा तो वो तो भोजन पहले से ही स्वाभाविक था। तो इसलिए अस्वाभाविक प्लस स्वाभाविक बराबर क्या होगा, स्वाभाविक अनुक्रिया ही होगा, क्योंकि लार तो तब भी आ रही है, लार तो तब भी आ रही है। लार यहां पर भी पहले चरण में भी स्वाभाविक अनुक्रिया थी, और लार यहां पर भी आ रही है। चाहे घंटी बजाओ चाहे घंटा बजाओ, लेकिन भोजन साथ में होना चाहिए। तो ये समझ लो कि भोजन साथ में है और घंटी भी है तो भी स्वाभाविक क्रिया ही होगी। तृतीय चरण में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है पावलाव के सिद्धांत। तृतीय चरण यह कहता है कि घंटी बजाओ, भोजन नहीं रखना है, क्योंकि कुत्ते को पता चल गया है कि घंटी बजाओ, भोजन नहीं रखना है। कुत्ते को पता है कि घंटी बजाने से भोजन मिलेगा। घंटी बजाओ, फिर भी लार टपकती है, लेकिन इस बार याद रखिए कि घंटी बजाने से हमने कहा अस्वाभाविक उत्तेजक है, तो घंटी बजाना भी अस्वाभाविक होगा कि नहीं होगा, बताओ। भोजन नहीं दिया इस बार, तो भैया सीएस के साथ सीआर होगा और सीआर के साथ सीएस होगा, ये जान लीजिएगा। तो पहला दूसरा तृतीय चरण आपने जान लिया। अनुबंधन की अभी अभी हमने बात करी है, तो अनुबंधन को थोड़ा सा और समझ लेना है। हमने कहा कि कोई भी चीज बार बार अभ्यास से चीजें अगर कंठस्थ होती हैं तो वो अनुबंधन के दायरे में आती हैं। ठीक है, पावलाव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है, इसलिए इनको 1904 में इनके प्रयोगों के आधार पर क्या मिला, नोबेल मिला। तो जरा उदाहरण लिख लीजिएगा कि अनुबंधन के उदाहरण में कक्षा में प्रयोग, विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना वस्ता बंद कर लेना, भागे नहीं है, वस्ता बंद कर लिया कि भाई घंटी बजी है, वस्ता बंद कर लिया। बीच में अगर घंटी बजी है, मिड में अगर दिन के बीच में अगर बजी है, जो इंटरवल वाला पॉइंट होता है, तो कहते हैं घंटी बजी एक, अगर टन 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 हो गई तो भैया वस्तु जो है हम बंद करेंगे, बस्ते को बंद करेंगे। लेकिन अगर 1 घंटी बज गई कि भाई पता चल गया 1-2 बजी हैं, जिससे क्या होता है कि भाई इंटरवल हो गया, खाना खाना, लंच बॉक्स निकाल लेते हैं, तो वो भी एक अनुबंधन है। जैसे ही पता चला बच्चों को कि भाई अब ब्रेक है, तो लंच बॉक्स निकल आता है सबका, वो क्या है, अनुबंधन है। मंदिर के सामने, जब हम मंदिर और मस्जिद के सामने निकलते हैं तो हम कहते हैं कि अपने सिर को झुका लेते हैं। ठीक है ना। आम के पेड़ के नीचे सांप देखने पर हमें लगता है कि आज सांप हमने देख लिया, अब हम डर गए। लेकिन दूसरे दिन अगर रस्सी पड़ी हुई है तो हम एकदम से डर जाएंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि अरे ये तो वही वाला सांप है, या ये कोई दूसरा सांप है, लेकिन हमने कल देखा था। तो हमारे दिमाग में एकदम से आ जाएगा कि अरे ये रस्सी है, तो दूसरे दिन रस्सी को सांप समझ लेना, ये भी क्या है, अनुबंधन है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और लास्ट पॉइंट समझ लीजिएगा अनुबंधन का। तो लास्ट पॉइंट अनुबंधन का है कि भाई जब भी कोई भी बच्चा है, चित्रों के माध्यम से बालकों को अक्षर व भाषाई ज्ञान समझाना। जैसे आप क्लासरूम में जाओगे या जाएंगी, जिस समय आप विद्यालय में अध्यापक अध्यापिका बनेंगी, वो 1 से लेकर 5 तक या 6 से लेकर 8 तक। तो दोस्तों जब भी आप जाओगे तो कैसे पढ़ाओगे बच्चों को, आप चित्र के माध्यम से पढ़ाओगे ना। और चित्र के माध्यम से काखा गा ही नहीं, 1 2 3 4 ABCD, या फिर इससे बड़े लेवल में, या फिर आप बड़े
क्लास में 5, 6, 7 क्लास में आप चित्रों के माध्यम से पेड़ों को, पर्यावरण को, भूगोल को समझाएंगी या समझाएंगे। तो अनुबंधन का मतलब है कि आपको एक विशेष प्रकार के तरीके से, आपको जब चीज़ें पुनरावृत्ति के माध्यम से आपके दिमाग में कंठस्थ की जाती हैं, आपके उन बॉन्ड को बनाया जाता है, तो हम अनुबंधन के दायरे में आते हैं। बताओ, ये सिद्धांत इतना आसान था कि हमने अगर पहले वाले पॉइंट से, अगर इंग्लिश वाले पॉइंट से नहीं सीख पाया होगा तो हमने हिंदी वाले पॉइंट से अपने आप सीख लिया होगा। तो ये है अनुबंधन। अब देखिए, मेरा जो दायरा है दोस्तों, ये पावलोव का सिद्धांत खत्म हुआ। हम हर वीडियो का टेस्ट, यानी पावलोव है तो पावलोव का भी टेस्ट, पियाजे है, पियाजे भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है, तो हर क्वेश्चन से आपके पावलोव से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिनिमम तो 2-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, मिनिमम 2 आते हैं। 4 क्वेश्चन तो पिछली बार पियाजे से और 4 क्वेश्चन आपके पावलोव से, स्किनर से, सब पूछ लिया सिद्धांत से। तो सारे सिद्धांत की लिंक मैंने नीचे दे दी है, उसको पूरी तरीके से देखिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। अपने 4 मित्रों में ईमानदारी से शेयर कर देना। हर बहन हर भाई से निवेदन है, ग्रुप्स में शेयर करिए, सबको बताइए। फ्री कोर्स लॉन्च है, ईवीएस सेक्शन से लेकर मैथमेटिक्स से लेकर सब कुछ। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।